गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के फोर्थ सेक्शन का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को, जो कि इंडियन ऑथर अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटेन बाय द इंडियन ऑथर अनीश जंग। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द ऑथर। तो हम लोग यहाँ पे पाते हैं दैट इनका बॉर्न जो है 1944 को राउरकेला में हुआ था, जबकि इन्होंने अपने चाइल्डहुड को और एडोलेसेंट को हैदराबाद में स्पेंड की थी। जहाँ तक इनके वर्क्स के बारे में सवाल है तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी है जो कि फीमेल बेस्ड है, फेमिनिज्म पे आधारित है। उन कहानियों में से हम लोग पढ़ते हैं द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया को, अनवेलिंग इंडिया को, सेवन सिस्टर्स को। जबकि लॉस्ट स्प्रिंग जो लिखा गया है वो पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर पर आधारित है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 2005। इसको 2005 में पब्लिश कराया गया था अनीश जंग के द्वारा, 2005 में लिखा गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने अनीश जंग के बारे में जाना, इनके वर्क्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है। तो लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, बट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? कहीं ये साइकिल वाला स्प्रिंग तो नहीं है, कहीं ये स्प्रिंग सीजन तो नहीं है? तो बिल्कुल ये स्प्रिंग सीजन है, बट यहाँ पे स्प्रिंग सीजन जो है वो भूल नहीं जाता है। इट मीन्स यहाँ पे इम्प्लाइड कंपैरिजन है चाइल्डहुड से, यानी स्प्रिंग को चाइल्डहुड से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। इट मीन्स जब दो वस्तुओं के बीच इम्प्लाइड कंपैरिजन हो टू शो सिमिलरिटी, समानता को दर्शाने के लिए, तब उसे हम लोग मेटाफर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग का यूज किया गया है इन द प्लेस ऑफ चाइल्डहुड एज मेटाफर, मेटाफर के रूप में। अब भाई यहाँ पे स्प्रिंग का ही यूज़ क्यों किया गया है, समर का यूज़ क्यों नहीं किया गया है, विंटर का यूज़ क्यों नहीं किया गया है, ऑटम का यूज़ क्यों नहीं किया गया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हम लोग अपने लाइफ के हर एक स्टेजेस को एंजॉय करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे सुनहरा गोल्डन पीरियड जो होता है एज का, वह होता है चाइल्डहुड। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सीजन में सबसे गोल्डन सीजन होता है हमारा स्प्रिंग। तो इसी कारण से यहाँ पे इम्प्लाइड कंपैरिजन किया गया है, किससे? स्प्रिंग से चाइल्डहुड को, यानी चाइल्डहुड को स्प्रिंग से। अब हम लोग आते हैं कहानी में। जैसा कि ये कहानी के नैरेटर अनीश जंग खुद है एंड उन्होंने इस कहानी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें प्रोटैगनिस्ट के रूप में है साहिब आलम। जबकि दूसरा पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है मुकेश। याद रखने वाली बात यह है कि दोनों कहानी के प्रोटैगनिस्ट अलग अलग हैं, लेकिन नैरेटर सेम है, और नैरेटर कौन है? अनीश जंग, जो कि इस कहानी की लेखिका भी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट को, और फर्स्ट पार्ट को चर्चा करने के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को भी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट की ओर। फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि साहिब आलम नाम का एक रैग पिकर है, और ये आया है बांग्लादेश से 1971 में, यानी 1971 में, जब उनका सारा खेत बाड़ी बह गया था। एंड नाउ ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी। अभी वो रह रहा है कहाँ पे? सीमापुरी में, जो कि दिल्ली की परिधि पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ा साहिब आलम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कहानी में। कहानी
लिखा गया है इन द सेंटेंस में, और इसमें यूज़ किया गया है वाई डू यू डू दिस से, यानी वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the heap of garbage in my neighborhood। ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है जिसमें अनीस जंग पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आगे वो बोलती है आई आस्क साहेब, मैं पूछती हूँ साहब से, जिसे मैं पाती हूँ प्रत्येक सुबह गोल्ड ढूंढते हुए हीप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में अपने पड़ोस में। अर्थात साहब आलम नाम का एक रैक पिकर है जो कि अनीस जंग के पड़ोस में रोज आता है गोल्ड ढूंढते हुए। गोल्ड ढूंढते हुए, गोल्ड का अर्थ यहाँ पे है जीविका से, सर्वाइवल से, यानी उसके लिए कूड़ा कचरा ही गोल्ड के समान है क्योंकि उन्हीं से उसे खाना मिलता है। आगे अनीस जंग डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली में साहब आलम जो है वो ढाका से आया हुआ है, बांग्लादेश से आया हुआ है, और बांग्लादेश से आया है फिर भी ये इसके मेमोरी से नहीं गया है, उसके याददाश्त से नहीं गया है, अभी भी उसको कहीं ना कहीं ढाका की याद दिलाती होगी जहां वो जाना चाहता है। आगे ये बात उन्हें किसने बताया था? तो ये बात उन्हें साहब आलम ने ही बताया था, जो बताता है कि एक्चुअली में हम लोग 1971 में बांग्लादेश से सीमापुरी आ गए थे, हमारे साथ 10,000 रैक पिकर्स आए हैं और वे लोग सीमापुरी में रह रहे हैं, और इसलिए आए हैं क्योंकि उनका सारा खेत बाड़ी बह गया था बड़े बड़े तूफानों के कारण। आगे अनीस जंग उनसे सवाल करती है, पूछती है कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल, स्कूल काहे नहीं जाता है? तब साहब आलम का आंसर होता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक भी स्कूल नहीं है। इफ़ दे ओपन आई विल गो, यदि कोई ओपन करता है, खोलता है तो मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे मजाकिया अंदाज में अनीस जंग उससे क्वेश्चन करती है कि कहीं मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे पढ़ने के लिए? तो साहब आलम का आंसर पॉजिटिव में होता है, यानी हाँ जरूर आएंगे। एंड आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद साहब आलम दौड़ते हुए आता है अनीस जंग की ओर, और अनीस जंग के पास आकर उन्हें पूछ ही दिया इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? आप टू रीड, मुझे पढ़नी है। अब क्या साहब आलम को ये बात जो बोला गया था अनीस जंग के द्वारा वो सीरियस पे आधारित था, यानी वो जो है वो सही में बोल रही थी कि मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ जहाँ पे तुम पढ़ोगे? नहीं, इट वॉज हाफ जोकिंग बाय अनीस जंग, यानी एक तरह का वो मजाकिया बात थी, लेकिन वो सीरियस मान लिया। इट मीन्स साहब आलम वॉन्ट्स टू स्टडी, पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस उजाड़ दुनिया में उसके जो मजाक था वो कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस बन गया था साहब आलम के लिए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद फिर अनीस जंग साहब आलम से मिलती है और उससे पूछती है उसका नाम। तब वो बताता है कि उसका नाम साहब आलम है, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सारे जहां का मालिक। अब ये बात कहीं ना कहीं अनीस जंग के लिए हैरान करने देने वाली है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं है कि उसका नाम का अर्थ सारे जहां का मालिक होता है। अनअवेयर व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स इनटू द स्ट्रीट्स विद द रैक पिकर्स विद हिज फ्रेंड्स बेयरफुट, यानी वो जो है कहीं ना कहीं हम पाते हैं, देखते हैं कि उसे ये पता नहीं कि उसके नाम का क्या अर्थ होता है, फिर भी वो क्या करता है, बेयरफुट, नंगे पांव बच्चों के साथ जो है दिन भर घूमता फिरता है, कूड़ा कचरा बीनता है, और सुबह आता है पक्षियों की तरह और शाम को गायब हो जाता है। आगे क्या होता है कि एक बार उन्हीं के ग्रुप में से एक बच्चे से पूछती है अनीस जंग कि वाई डोंट यू वियर चप्पल्स, चप्पल काहे नहीं पहने हो? तो वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रह गया, बस इतना ही बोला कि मेरी माँ सेल्फ से उतार के नहीं देती है। उसके बाद उसके ही दोस्त में से एक आगे आया और बोलता है कि इसकी माँ सेल्फ से उतार के देगी तो ये लड़का फेंक देगा। तीसरा फिर उधर से आया और वो बोलता है आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, जो कि जिंदगी में कभी जूता नहीं पहना था। ही हैज़ नॉट ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज इन हिज एंटायर लाइफ टाइम। अब इस तरीके से जब वहाँ पे अनीस जंग सिचुएशन को देखती है तब उन्हें कहानी रिमाइंड करना होता है। कहानी रिमाइंड करती है, बताती है कि देयर आर सो मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी हु डू नॉट वियर चप्पल्स, जो चप्पल नहीं पहनते हैं।
और चप्पल नहीं पहनते हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा बन चुका है, टू शो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की दशा को दिखाने का। आगे वो रिमाइंड करती है कि स्टोरी को विच वॉज टोल्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम उदीपी, जो कि कहानी सुनाया गया था उदीपी के एक व्यक्ति के द्वारा, कि जब वो बचपना में होता था तब वो स्कूल जाता था, और जब स्कूल जाता था तो रास्ते में उसे मंदिर मिलता था, जिस मंदिर में उसके फादर पुजारी थे, और जब भी इस रास्ते से वो गुजरता था तो जाके मंदिर में पहले प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दे देना, और फिर यहाँ से स्कूल की ओर निकल देता था। कुछ दिनों के बाद व्हेन अनीस जंग गोज देयर, जब अनीस जंग वहाँ पे जाती है तो जाने के बाद क्या होता है कि ये मंदिर जो है अब खंडहर बन चुका है, और खंडहर बनने के बाद वहाँ पे एक पुजारी है जो कि पीछे बैठा हुआ है, वहाँ पे 2 चेयर्स पड़े हुए हैं रेड कलर के, एक फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ है, उधर से एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा, और फोल्डिंग बेड पे अपने बैग को रखता है और जल्दी से जाके प्रार्थना करने लगता है कि मुझे ये जो जूता मिला है उसे भुला मत देना। इट मीन्स ये बात रिमाइंड कर रही है, याद कर रही है अनीस जंग कि वो बच्चा जिसे जूता मिल गया होगा वो शायद प्रार्थना करेगा जाके वहाँ पे कि मुझे जूता जो मिला उसको भुला मत देना। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द लिविंग स्टाइल ऑफ सीमापुरी। अब वो सीमापुरी के बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट करती है और वो बताती है दैट अबाउट 10,000 पीपल हैव बीन लिविंग इन सीमापुरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी लगभग 10,000 रैक पिकर्स जो हैं वो सीमापुरी में रह रहे हैं 30 से अधिक सालों से, विदाउट एनी फैसिलिटीज़, यानी फैसिलिटीज़ के नाम पे वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ना सीवेज है, ना ड्रेन्स है, ना ड्रेनेज है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना किसी तरह का कोई ये है, बस दे लिव इन टेंट्स, एंड वे लोग जो है टेंट में रहते हैं। देयर रूफ्स आर ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, यानी उनका जो छतें हैं वो क्या है, टीना और तिरपाल का है। वहाँ पे वे लोग हैप्पीली रह रहे हैं। जबकि बात करते हैं कहीं सीमापुरी के बारे में तो हमें ये जानकर आश्चर्य होगा दैट दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश, वे लोग बांग्लादेश से आए हैं, एंड दे आर स्क्वेटर्स, वे लोग आप्रवासी हैं, एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर, वे लोग वहाँ पे रहना शुरू किए जब सीमापुरी वाज अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक जंगल था, और उस जंगल में उन्होंने अपने टेंट को लगाया और वहाँ पे रहना स्टार्ट किया बिना कोई फैसिलिटीज़ का। लेकिन बाद में उन्हें राशन कार्ड मिल गया विच इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जो कि उन्हें योग्य बनाता है अनाज खरीदने का। राशन कार्ड के अलावा उन लोगों के पास और कोई कार्ड्स नहीं है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है या फिर कुछ और कार्ड्स होते हैं, बस उन लोगों के पास राशन कार्ड है जो कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे जो 10,000 रैक पिकर्स रह रहे हैं उनमें से 10,000 के 10,000 का एक ही काम है, वो क्या है, रैक पिकिंग, कूड़ा कचरा बीनना। दे हैव लीकिंग रूफ, वे लोगों का टपकता हुआ छत है, बट दे आर हैप्पी देयर, वहाँ पे वे लोग खुश हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब अनीस जंग जाती है, एक महिला से बात करती है जो कि फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, उनसे पूछती है कि तुमने उस हरे भरे मैदान को क्यों छोड़ा, तो वो जवाब देती है कि हमें उस हरे भरे मैदान से कोई लेना देना नहीं, जहाँ पे फसल तो होता है लेकिन जब काटने की बारी आती है तो नष्ट हो जाता है। इससे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पे दिन भर रैक पिकिंग का काम करते हैं, शाम को खाते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरीके से अनीस जंग जब जवाब मिलता है तो काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती है, एंड आफ्टर दैट वो एक्सप्लेन करती है दैट ये जो रैक पिकिंग है, यानी ये जो कूड़े कचरे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई चीज़ है, जबकि बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी ये जीविका का साधन है। ऑल टोल्ड, कुल मिलाकर गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी गार्बेज उन लोगों के लिए क्या है, सोना है, गार्बेज उन लोगों का जीविका का एक माध्यम है। आगे क्या होता है कि वहाँ पे साहिब आलम कभी कभी ये भी बोल रहा होता है कि कभी कभी मैं कूड़े के ढेर में 10 रुपये ही पा जाता हूँ, आई समटाइम्स फाइंड इवन 10 रुपी नोट। तो वहाँ पे अनीस जंग का क्वेश्चन होता है कि कहीं 10 रुपये मिल जाता तुम ढूंढना बंद तो नहीं कर देते, तो जवाब देता है नहीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ और मिल जाएगा। आफ्टर दैट, उसके बाद फिर क्या होता है कि अनीस जंग डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है कि नाउ साहिब आलम इज स्टैंडिंग नियर अ फेंस गेट, साहिब आलम अब खड़ा है एक चहारदीवारी के गेट के बाहर,
एंड ही इज वॉचिंग टेनिस, वह टेनिस मैच देख रहा है जहाँ पे अंदर में दो व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं जो कि वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए हैं। और जब दो व्यक्ति जो टेनिस खेल रहे हैं तो ये बाहर से ही देखकर खुश हैं। साहिब आलम बुदबुदाता है दैट आई लाइक दिस गेम, मुझे ये गेम पसंद है। आगे फिर ये भी नोटिस किया जाता है दैट साहेब टू वेयरिंग टेनिस शूज, यानी साहब भी आज टेनिस जूता पहना हुआ है। और जब किसी ने उससे पूछता है कि तुमको ये जूता कहाँ से मिला, तो जवाब देता है समवन हैज़ गिवन मी, किसी ने मुझे दिया है। इट मीन्स दे वर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय इन विच वन ऑफ देम वॉज पिंचेड, जिसमें से एक में क्या था, छेद था, चुभ रहा था, और जिसके कारण से हो सकता है वो बच्चा पहनने से मना कर दिया होगा और फाइनली इसको ये जूता मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं जूता मिलना, अब क्या ये उसको बोदरिंग नहीं कर रहा है, उसको परेशान तो नहीं कर रहा, उसको खराब तो नहीं लग रहा कि हमने दूसरा का जूता पहन लिया, नहीं। बिकॉज उनके लिए यानी साहिब आलम जैसे बच्चों के लिए ये एक तरह का ड्रीम है टू हैव हिज ओन शूज, अपना जूता होना। यहां के बाद फिर क्या होता है, लास्ट में साहिब आलम को देखा जाता है कि वो एक मिल्क बूथ पे जा रहा है, दूध की दुकान पे जा रहा है। नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान में काम कर रहा है। वेयर ही इज़ पेड 800 एंड ऑल हिज मील्स, जहाँ पे उसको खिला पिला के 800 रुपये मिलता है। लेकिन जब किसी ने उसको पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे खुश हो, तब उसके फेस से लगता है कि वो खुश नहीं है। शायद वो केयर फ्री लुक को खो चुका है। जब पहले बोरा लेके निकलता था तो उन्हें ये पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है और कहाँ से कूड़ा कचरा बीन के लाना है या फिर कब आना है। बट ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ टी स्टॉल एंड ही हैज़ टू डू व्हाट हिज ऑनर वांट्स, यानी उसे वही करना पड़ता है जो उसका ऑनर चाहता है, जो उसका मालिक चाहता है, जो टी स्टॉल के मालिक कहता है, करता है, चाहता है, वही करना पड़ता है साहिब आलम को। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, यानी वो स्टील कनिस्टर जो है जिससे वो दूध लाने के लिए जाता है, वो कहीं ना कहीं भारी लग रहा है उसको प्लास्टिक बैग से, जिसको वो काफ़ी इजीली ढोया करता था। उसे किसी तरह का कोई एहसास नहीं होता था। वो केयर फ्री लुक खो चुका है, वो अपना फ्रीडम खो चुका है अब, और अब उसे एक मालिक के अधीन रह के काम करना पड़ रहा है। एंड फाइनली वी कैन से दैट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना मालिक नहीं रहता है। बाय दिस वे द स्टोरी एंड्स, कहानी इस तरह से ख़त्म होती है।